लीनियर क्वांटिटी जब एक बॉडी सर्कल में मूव करता है उसके लिए एस इज इक्वल टू आर थीटा है और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अच्छा, तो ये सर्कल में आप रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ए है, एस है, ये आर है और पहले और बाद वाली पोजीशन के दरमियान एंगल थीटा है। ठीक है, एस आर और थीटा के दरमियान ये रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, तो किसी भी एक लम्हे जो उसकी स्पीड है वो v बराबर है आर ओमेगा के, आर रेडियस है, v उसकी स्पीड है। ठीक है, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से है तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी यहाँ स्पीड होगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे, और ओमेगा जो है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। हाँ जी, और वो अलोंग दी एक्सिस है, यहाँ से एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, उस तरफ होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ए इज इक्वल टू आर अल्फा। यही चीज कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक चले हैं, ठीक है, तो ये आपका रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक अगर आपकी रफ्तार चेंज हुई है, यहाँ पे ओमेगा आई थी, यहाँ पे ओमेगा एफ थी, तो इनिशियल से फाइनल तक आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई। और याद रखें v चेंज होगा तो फिर ओमेगा आई और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अल्फा किसके बराबर होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम के बराबर। ठीक है, और ओमेगा किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसी तरह जो थीटा है वो आप जानते हैं। अच्छा, तो ये कुछ रिलेशंस हैं। हाँ, यहाँ जो A होती है इसे लीनियर एक्सेलरेशन कह देते हैं, वो भी अलोंग द टेंजेंट होती है जैसे नहीं, वो आगे आ रही है सारी तफसील। ये जो एक्सेलरेशन है इस वक्त A इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ये जो इस वक्त एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, आगे आके फिर दूसरे एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अच्छा जी, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है AT इज इक्वल टू आर अल्फा, और ये कब पैदा होता है? जब स्पीड चेंज होगी, लीनियर स्पीड चेंज हो या एंगुलर स्पीड चेंज हो, एक ही बात है। ठीक है, उससे फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब जो चीज हमने पढ़नी है वो बड़ी मजे की है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। पहले इसको पढ़ के फिर एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ये देखें, लीनियर को ये एक टेबल है जो कि लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन बता रहा है और एक से दूसरे सिस्टम में हम कैसे जा सकते हैं ये बता रहे हैं। तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम लीनियर और मास। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स ये लीनियर है और इसका जो एंगुलर इफेक्ट है वो टॉर्क होता है। लीनियर मोमेंटम, इसका एंगुलर इफेक्ट एंगुलर मोमेंटम होता है। मास का एंगुलर इफेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है। अच्छा, अब इसको और इसको अगर रिलेट करें तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसको इससे रिलेट करें वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको इससे रिलेट करें इज इक्वल टू आर अल्फा, एफ और टार्क को तो टाई इज इक्वल टू आर एफ, पी को एल से तो एल इज इक्वल टू आर पी और एम को आई से तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, यहां से एक चीज हमने जहन में रखनी है कि अगर हम थीटा को कांस्टेंट रख दें तो एस इज प्रोपोर्शनल टू आर, जिसका आर ज्यादा होगा उसकी जो आर्क लेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो किसका रेडियस ज्यादा है? दूसरे वाले का, इसका ज्यादा है। तो इसका रेडियस ज्यादा है तो इसका आर्क लेंथ भी उसकी ज्यादा होगी, एस भी ज्यादा होगा। इसका एस छोटा होगा कब? जब थीटा सेम होगा। ठीक है, इसका थीटा भी कितना रखा आपने? फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, इसका भी कितना रखा आपने? 30 डिग्री, लेकिन उसका एस ज्यादा है, इसका एस कम है। ठीक है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसका एस ज्यादा होता है अगर थीटा कांस्टेंट रखा है, एस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसी तरह अगर रेडियस कांस्टेंट रख दें, जिसने एंगल ज्यादा कवर किया होगा उसका एस की वैल्यू ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर ये बराबर के सर्कल्स हैं ये दोनों। ठीक है, तो एक यहां से चला यहां तक, ठीक है, और एक यहां से चला यहां तक, तो जाहिर है जिसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल 45 है, सपोज इसका 30 है, तो इसीलिए इसका एस भी ज्यादा है इसके एस से। ठीक है, अच्छा जी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है रेडियस के, रेडियस जिसका ज्यादा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, जिसका रेडियस कम उसकी लीनियर वेलोसिटी कम।
और ओमेगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा के, अगर आर कांस्टेंट हो, ओमेगा ज्यादा तो वी भी ज्यादा, और ओमेगा कम तो वी भी कम। इसी तरह इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज प्रोपोर्शनल टू आर, इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, टा इज इक्वल टू आर एफ, टा प्रोपोर्शनल है आर के, टा इज प्रोपोर्शनल टू एफ के, L is equal to RP, L proportional to R, L proportional to P, I is equal to MR square, I proportional है mass के और I proportional है R square के। ये सिंपल रिलेशंस हैं, सिंपली मैंने पढ़ दी हैं, जो कि बहुत सारी बातें आपको आती हैं। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, तो S is equal to R थीटा लिखना तो ठीक है, लेकिन S is equal to R क्रॉस थीटा लिखना गलत है, उसके बजाय थीटा क्रॉस R लिखें, जो कि एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है? तो पहले थीटा बाद में आर होगा, तो फिर जो थंब होगा वो एस की डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, अगर आर क्रॉस थीटा करेंगे तो थंब एस की डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, वो हम बच्चों को समझाते भी होते हैं। इसी तरह वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा गलत है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ठीक है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड रूल से ओमेगा से आर की तरफ हाथ घुमाएं तो थंब वी की डायरेक्शन में आता है। अच्छा, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर ठीक है, आर क्रॉस अल्फा ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ ठीक है, एफ क्रॉस आर नहीं है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ठीक है, पी क्रॉस आर गलत है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर। लिहाजा मैस भी स्केलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा इसका उसके साथ उस फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हम यूं लिखते होते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बराबर है एम आर स्क्वायर के। एम और आर को अगर पोजीशन वेक्टर में देखें तो आर का स्क्वायर जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स के होता है। ठीक है, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है और उसमें वी स्क्वायर दरअसल वी डॉट वी है, इसी तरह इसमें भी आर डॉट आर। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिलेशंस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और एक्सप्रेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो वहां से फोर्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी भी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये भी और ये भी, और प्योर फॉर्म ये है। इसके बाद टा इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, या फिर टा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टार्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा इसकी तो टार्क होगा, अगर इसमें चेंज नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो टार्क भी एब्सेंट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि टार्क होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर टार्क नहीं है एक्सटर्नल टार्क तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, अक्सर ये पूछता है कि इफ टार्क इज इक्वल टू जीरो तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो अगर टार्क जीरो यहां पुट कर दूं तो डेल्टा ओवर एल ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। जब चेंज जीरो के बराबर है तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह ये वाला था कि अगर फोर्स जीरो है, यहाँ जीरो पुट कर दे तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बराबर है जीरो के होगा। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बराबर है जीरो, टाइम तो जीरो नहीं होता। ठीक है, चेंज इन टाइम जीरो नहीं होता, डेल्टा पी में चेंज, डेल्टा पी जीरो होगा। जब चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब फोर्स जीरो होगी मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जब टार्क जीरो होगी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अच्छा, इसके बाद लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो जो मैस का रोल था लीनियर मोशन में वो I का रोल है एंगुलर में, और जो V का रोल था लीनियर में वो ओमेगा का रोल है एंगुलर में, और जो लीनियर मोमेंटम का रोल था वही एंगुलर मोमेंटम का रोल है एंगुलर मोशन में। ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन रोटेशनल होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ मैस की जगह आई आ गया है और वी की जगह ओमेगा आ गया है, बाकी स्क्वायर है। तो इसका मतलब लीनियर और जो रोटेशनल है उनके दरमियान खासा एक ब्रिज है, लिंक है, लिहाजा एक से दूसरे सिस्टम या दूसरे से पहले में आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट है कि द पॉइंट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, अगर डिस्टेंसेस मुख्तलिफ हों फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इन अ रिजिड बॉडी, एक फिक्स्ड बॉडी हो, रिजिड बॉडी हो, हैव सेम वैल्यूज ऑफ एंगुलर, तो उसके एंगुलर क्वांटिटीज तो सारी सेम होंगी, थीटा ओमेगा अल्फा एल, बट दीज पॉइंट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज होंगी किनकी? ऑफ लीनियर क्वांटिटीज, डी की, वी की, ए की, पी की। कैसे? आइए देखिए एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर सही है, मिसाल के तौर पर ये एक पर है, ठीक है, ये एक पंखे का पर है,
ठीक है, दिस इज विंग, ये एक पंखे का पर है। इसमें मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2, इसको 3 कह देता हूं। अब इन तीनों के डिस्टेंसेस मुख्तलिफ हैं सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका फासला कम है, दूसरे का ज्यादा है, तीसरे का और ज्यादा है। ये पर जब यहां से यहां पहुंचेगा, जब ये पर यहां से यहां पहुंचा तो पॉइंट 1 यहां से यहां पहुंच गया, 2 पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया और 3 पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, अब आप इसमें देखें, ये तीनों रिजिड पॉइंट्स थे, रिजिड बॉडी है फैन, ये पॉइंट्स यहीं पे ही रहेंगे, ये उसके करीब नहीं हो जाएगा, ये उसके करीब नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये रिजिड बॉडी है। मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रा करने लगा हूं, मेरे पास कोई दूसरा मार्कर इस वक्त नहीं है, ये एक लाइन ड्रा करने लगा हूं, इस लाइन के ऊपर है ये। जब ये पंखा यहां पहुंचा तो वो लाइन अब यहां पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब आप देखें उसी लाइन पे ये है, तो ये पूरी लाइन मूव करके यहां पहुंची है, तो एंगल थीटा डिस्प्लेस हुई है ये, तो एंगल थीटा डिस्प्लेस हुई है। तो पहला पॉइंट भी उसी एंगल से आगे गया है, दूसरा भी उसी एंगल से और तीसरा भी उसी एंगल से। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो रिजिड बॉडी का हिस्सा थे, ये तीनों सेम एंगल पे आगे आए हैं। जब थीटा सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी तीनों की सेम होगी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी तीनों का सेम होगा, एंगुलर मोमेंटम भी तीनों का सेम होगा। कैसे? अगर थीटा सेम है तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है, ये चीज सेम होगी। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट होगा। इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा बाय टाइम, ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओमेगा में चेंज 0 है। अच्छा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तीनों का, तो फिर अल्फा तीनों का क्या होगा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो डेल्टा टी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तीनों का 0 है। ठीक है, इसी तरह से आप एंगुलर मोमेंटम देखें, एल इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई ओमेगा के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों पॉइंट्स का अगर सेम ही मैस हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी पहले से ही उनकी सेम है, तो एल भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इन तमाम पॉइंट्स का रिजिड बॉडी के ऊपर जो मौजूद थे, इन तमाम के जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो सेम है, लेकिन लीनियर मुख्तलिफ है। कैसे, देखिएगा जरा गौर से, यार ये जाता नहीं यहां से। अच्छा, अब लीनियर फासला देखिएगा, देखें 1 यहां से यहां पहुंचा, इतना दायरा कवर किया उसने, ये उसका फासला s है। 2 यहां से यहां तक पहुंचा, इसने फासला ज्यादा कवर किया है, वही s, ये s1 ज्यादा है, s2 और s1 थोड़ा है, s2 ज्यादा है, और इसने जो फासला तय किया है वो और ज्यादा है। ठीक है, तो लीनियर फासला सबका मुख्तलिफ है, और एंगुलर फासला जो थीटा था वो सबका सेम है। ठीक है, तो मैं यहां से भी आपको समझा सकता हूं कि s इज इक्वल टू आर थीटा। अब इन तीनों का थीटा तो सेम था, तो थीटा कांस्टेंट, तो s फिर किसके प्रोपोर्शनल होगा, r। किसका फासला ज्यादा है, उसका फासला ज्यादा है जिसका r ज्यादा है। r किसका ज्यादा है, r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r1, इसलिए s3 ग्रेटर देन s2 ग्रेटर देन s1 होगा। समझ आ गई? ठीक है, इसी तरह आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा से देखें, तीनों का ओमेगा सेम है, तो फिर v इज प्रोपोर्शनल टू r के, तो r किसका ज्यादा है, 3 का, तो फिर इनिशियल जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो भी 3 की ज्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी इस पॉइंट की वो ज्यादा होगी v3, इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 कम होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, समझ आ रही है जी मेरी? 1 मिनट बाद तस्वीर बनाइएगा। इसी तरह से एक्सलेरेशन किसके बराबर है, आर अल्फा के। अब अल्फा भी तीनों पॉइंट्स का सेम है, जो भी होगा चाहे 0 हो या जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा सेम है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो ए जिसका आर ज्यादा उसका एक्सलेरेशन यानी कि टेंजेंशियल एक्सलेरेशन उसका ज्यादा होगा, तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, इसीलिए A3 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1 होगा, तो इसका एक्सलेरेशन ज्यादा होगा दूसरे का, A3 का सबसे ज्यादा होगा अलोंग द टेंजेंट, A2 जो है वो कम होगा और A1 जो है वो उससे भी कम होगा।
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आप इसकी पिक बना लें, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एंगल बिटवीन अ फ्यू इंपॉर्टेंट लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। कुछ लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज हैं, उनके दरमियान रिलेशन देखते हैं। ये देखें, एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर था। जिन दो के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और फिर ये उसके परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो याद रखें, एस परपेंडिकुलर होता है थीटा के, ये आ गया, एस परपेंडिकुलर है आर के, ये आ गया, और थीटा परपेंडिकुलर आर है, ये आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात जहन में रखें जो मैंने यहां पे लिखी है, कि जो एस जो है वो पैरेलल है थीटा क्रॉस आर के। ठीक है, एस इसके बराबर क्यों है? बराबर कब होती हैं दो क्वांटिटीज? जब वो सेम डायरेक्शन में हो। तो एस की डायरेक्शन जो होगी थीटा क्रॉस आर की वही होगी, तभी ये बराबर है। इसलिए एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। ठीक है, एस पैरेलल है थीटा क्रॉस आर के। कहें तो एक्सप्लेन करके दिखा दो, अदरवाइज इसी पे मान लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। चले, इसमें देखें, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है और उसमें ये रेडियस है आर, ऐसे कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, ये रेडियस आर है। ठीक है, और थीटा किधर होगा? वो बाहर की तरफ होगा। जब आप यहां से यहां तक जाएंगे, ठीक है, तो थीटा किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। क्लियर? ऐसे बाहर की तरफ। तो थीटा क्रॉस आर, थीटा देखिएगा जरा, अटेंटिव हो। थीटा बाहर की तरफ आ रही है, तो थीटा से आर की तरफ, ये थीटा दूसरा मार्कर नहीं है, ये थीटा है, ये आर है। ठीक है, तो थीटा से आर की तरफ हाथ घुमाना है, तो थंब किधर है? अपवर्ड। तो एस की डायरेक्शन भी इधर ही थी। ठीक है, तो थीटा क्रॉस आर की डायरेक्शन जिधर है, एस की डायरेक्शन भी उधर ही है। क्लियर? तो ये आ गया है, ओके हो गया। इसके बाद आ गया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v परपेंडिकुलर है ओमेगा के, ये आ गया, v परपेंडिकुलर आर है, ये आ गया, v पैरेलल है ओमेगा क्रॉस आर के, वो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, a परपेंडिकुलर टू अल्फा, a परपेंडिकुलर टू आर, a परपेंडिकुलर टू आर, ये फिर से आ गया है a परपेंडिकुलर टू अल्फा, a परपेंडिकुलर टू आर, अल्फा परपेंडिकुलर टू आर आना था, अल्फा ही है। ठीक है, a इज पैरेलल टू अल्फा क्रॉस आर, बाकी चीजें भी वैसी हैं। ठीक है, ये रिलेशंस पीछे आ चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर वन कंप्लीट साइकिल एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला, अगर आपने पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया है, यहां से चले थे पॉइंट ए से और फिर वहीं पे ही वापस आप पहुंचे हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? एंगुलर वेलोसिटी वैसे किसके बराबर होती है? थीटा बटे टाइम के। ठीक है, लेकिन जब एक साइकिल पूरा कवर कर लेंगे तो थीटा कितना होगा? 2 पाई, और एक कंप्लीट साइकिल का टाइम को क्या कहते हैं हम? बड़े टी से जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड से। ओमेगा होगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, ये कब होगा? एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अच्छा, v किसके बराबर होता है? आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अभी बताई थी 2 पाई ओवर टी, और या फिर इसको 1 ओवर टी को f लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर एफ के बराबर भी है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये v की आपके पास रिलेशन आ गई। v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, v इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड भी होता है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर एफ भी होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद when speed of a rotating body increases, जब भी रफ्तार बढ़ेगी, ओमेगा एंड अल्फा आर पैरेलल, तो ओमेगा और अल्फा पैरेलल होते हैं। ये पहले हमने लीनियर एक्सेलरेशन में भी चीजें पढ़ी थी और डिटेल से पढ़ी थी। when speed of rotating body decreases, जब स्पीड डिक्रीज करे, इसमें इंक्रीज था, then ओमेगा एंड अल्फा आर एंटी पैरेलल, तो ओमेगा और अल्फा क्या होंगे? एंटी पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल था, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर? should I erase it? नेक्स्ट, अच्छा जी, कॉन्सेप्ट 3 है। पिछला कॉन्सेप्ट नंबर 9 था, चूंकि उसमें चीजें कुछ आगे पीछे हैं तो मैंने अपने उसके मुताबिक लिंक करनी थी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है रिलेशंस बिटवीन लीनियर डिस्टेंस s। वो जब आप सर्कल में मूव करते हैं तो जो लीनियर डिस्टेंस है, यानी कि आर्क और रेडियस r एंड डायमीटर d और n रेवोल्यूशंस, बहुत सारे आप चक्कर काट लेते हैं, तो फिर आपने फासला कितना कवर किया? जिस तरह कार है, उसका जो व्हील है वो लाखों चक्कर लगा लेता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अगर हमें रेडियस मालूम हो और रेवोल्यूशंस की तादाद मालूम। ठीक है, तो याद रखें,
एक साइकिल के लिए यहां से आप चले ए से और वापस यहीं पे आ गए, तो एस इज इक्वल टू 1 एक दफा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? एक दायरे की लंबाई, जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं। सर हम जीरो किस केस में कह रहे थे कि जहां जब आप, नहीं वो तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं हम इसमें डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मैंने वाज़े लिखा है इसीलिए, ठीक है। तो यहां से चले वापस यहीं पे पहुंचे, तो डिस्टेंस आपका किसके बराबर? सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस मीन पूरे एक दायरे की लंबाई, और वो होती है 2 पाई आर। मैंने साथ 1 कह दिया है कि एक चक्कर लगाया था। अगर 2 चक्कर लगाएंगे तो 2 दफा 2 पाई आर, 3 लगाएंगे तो 3 दफा, और अगर n चक्कर लगाए हैं तो n पाई आर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नंबर ऑफ सर्कुलर रेवोल्यूशंस s इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। क्यों? चूंकि आपने n दफा चक्कर लगाया है, ठीक है। अब इसको डायमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने डायमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। रेडियस किसके बराबर होता है? डायमीटर ओवर हाफ, तो इसके बराबर आ जाएगा। अब 2 से कट जाएगा, तो ये आपके पास n पाई d आ जाएगा। तो यहां से एक फार्मूला आपके पास तैयार हो गया है। क्या? अगर रेडियस की फॉर्म में लेना है, ठीक है, तो इधर 2 पाई आर होना चाहिए और यहाँ पे तादाद होनी चाहिए कि कितनी दफा आपने सर्कुलेट किया है। एक दफा तो 1, 10 दफा तो यहाँ 10 आएगा, और n दफा तो यहाँ n आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर ही आएगा। लेकिन डायमीटर की फॉर्म में यहाँ पे हमेशा पाई डी आएगा। यहाँ पे कितनी दफा चक्कर लगाया? एक दफा तो 1 आएगा, 10 दफा तो 10 आएगा, n दफा तो n आएगा, n पाई डी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर 1 सर्कुलर रेवोल्यूशन n इज इक्वल टू 1 करें, तो यहाँ 1 पुट किया तो 2 पाई आर आएगा, यहाँ 1 पुट किया तो s इज इक्वल टू पाई डी या 1 पाई डी। इसी तरह आधे रेवोल्यूशन के लिए अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? n की जगह 1/2, तो वो 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1/2, ठीक है, उसी लिहाज से। तो ये मैंने फार्मूले एक्चुअली खुद तैयार किए, ये किसी बुक में नहीं थे, किसी भी बुक में नहीं है ये सिर्फ एंटी टेस्ट पढ़ाते पढ़ाते चीजें कैलकुलेशंस में अच्छी लगी, तो मैंने उनको खुद से ही तैयार करके इसमें सेट कर दिया है, ठीक है।